हेलो दोस्तों, TGMP फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपका स्वागत है। आज आपके लिए जीके का सीरीज लेकर आए हैं और यहाँ आपको जीके के साथ साथ मैथ और रीजनिंग का वीडियो आपको फ्री में दिया जाता है। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। टेलीग्राम ग्रुप है TGMP फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम और मेरा YouTube चैनल है TGMP फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। आज हम लोग जीके का जो सिलेबस है उसको क्या क्या हम लोग कवर करेंगे उसको देखते हैं। तो जीके का जो सिलेबस है इसमें हम लोग जो कवर करने वाले हैं जैसे प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत, गवर्नर जनरल एवं वायसराय, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एवं गांधी युग, विश्व इतिहास, जाति धर्म एवं भाषा ज्ञान, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय राज्य व्यवस्था, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक एवं चिन्ह, भारत तथा विश्व में प्रथम, भारत तथा विश्व में सबसे बड़ा, छोटा, लंबा और ऊंचा, संयुक्त राष्ट्र संघ एवं एनी महत्वपूर्ण क्वेश्चन, भारतीय बैंकिंग, भारतीय प्रतिरक्षा, महान व्यक्ति एवं उनके कार्य, भारत का कला एवं संस्कृति, भारत का भूगोल, हमारा सौर मंडल, अक्षांश और देशांतर रेखाएं, स्थल मंडल, वायुमंडल एवं जलमंडल, विश्व भूगोल, भारतीय कृषि एवं पशुपालन, भारत में परिवहन एवं संचार, अंतरिक्ष एवं परमाणु कार्यक्रम, कंप्यूटर, पुस्तक एवं सम्मान, फिल्म जगत, खेलकूद, भारत के राज्य, भारत के पड़ोसी देश, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान। यानी हम लोग जो भी एग्जाम यानी BPSC, UPSC तक का प्री का जो एग्जाम होता है वहां तक हम लोग कवर करेंगे। उसके बाद UPSI, बिहार SI, SSC GD या जीके का जो भी एग्जाम होता है, जो जीके जहां पूछा जाता है, SSC, सारे चीज हम लोग कवर करेंगे। तो आज हम लोग प्राचीन भारत से सीरीज नंबर 1 देखते हैं और इसमें देखते हैं कि इसमें क्या क्या है। तो आज हम लोग सीरीज 1 देखते हैं। तो प्राचीन भारत से आज का पहला क्वेश्चन है कि आग का आविष्कार कब हुआ था। तो आग का आविष्कार कब हुआ था? तो पूरा पाषाण काल में। सेकंड क्वेश्चन है कृषि तथा पहिए का आविष्कार कब हुआ था। तो कृषि एवं पहिए का आविष्कार नव पाषाण काल में हुआ था। कृषि एवं पहिए का आविष्कार कब हुआ था दोस्तों? नव पाषाण काल में हुआ था। अब थर्ड क्वेश्चन है कि चाक का आविष्कार कब हुआ था। चाक का आविष्कार कब हुआ था? चाक का आविष्कार कब हुआ था? चौक का आविष्कार हुआ था नव पाषाण काल में। कब हुआ था? नव पाषाण काल में हुआ था। अब चौथा क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता का काल माना जाता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का काल जो माना जाता है दोस्तों, इसमें कहीं पे देता है 1750। तो हम लोग जानेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो सामान्य काल है वो है 2350 ईस्वी पूर्व से लेके 1750 ईस्वी पूर्व तक। लेकिन कहीं कहीं पे 2400 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व देता है। इस बात को ध्यान में रखना है कि 2350 ईस्वी पूर्व से लेके 1750 ईस्वी पूर्व तक क्या होगा? राइट होगा। ठीक है, अगर ये नहीं रहेगा तब वो मारेंगे। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5। सिंधु घाटी सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी? ठीक ना। तो सिंधु घाटी सभ्यता को हम लोग अर्ध ऐतिहासिक या कांस्य युग में रखते हैं। अर्ध ऐतिहासिक या कांस्य युग में। तो ये कभी कभी क्या रहता है, दोनों ऑप्शन एक साथ नहीं रहता है। कभी ये रहेगा तो कभी ये नहीं रहेगा। तो जो रहेगा तो उसको हम लोग उसको टिक आउट करेंगे। अब 7 क्वेश्चन है, कहता सिंधु घाटी सभ्यता के लोग का मुख्य व्यवसाय क्या था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग का मुख्य व्यवसाय कृषि था। ऐसे वो पशु भी पालते थे, लेकिन मुख्य, जब मुख्य पूछेगा तो क्या होगा? मुख्य व्यवसाय। यहाँ पे क्या कहा है? मुख्य व्यवसाय पूछ रहा है तो मुख्य व्यवसाय हो जाएगा कृषि हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सिंधु सभ्यता का प्रमुख फसल क्या था। सिंधु सभ्यता उस जमाने में लोग कौन चीज का खेती क्या करते थे। तो उस समय में जो प्रमुख फसल था वो क्या था? गेहूं और जौ था। क्या था? गेहूं और जौ था। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर
9 कहता है कि सिंधु सभ्यता की लिपि क्या थी। सिंधु सभ्यता की लिपि जो थी वो भाव चित्रात्मक थी। क्या थी? भाव चित्रात्मक। सिंधु सभ्यता की लिपि क्या थी? लिपि पूछ रहा है कि सिंधु सभ्यता की लिपि क्या थी, तो वो क्या थी? भाव चित्रात्मक थी। तो हम लोग को याद रखना है, जब पूछेगा कि सिंधु सभ्यता की लिपि क्या थी तो भाव चित्रात्मक। एक बात यहाँ पर और दोस्तों याद रखना है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी जो अब तक पढ़ी नहीं जा सकी है। 10 नंबर क्वेश्चन है कि आदि मानव ने सर्वप्रथम सीखा, मतलब आदि मानव ने सर्वप्रथम क्या सीखा? तो आदि मानव ने सबसे पहले सीखा आग जलाना। हम लोग जानते हैं कि ये आदि मानव सबसे पहले क्या सीखा? आग जलाना सीखा। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। कहता है इतिहास का पिता किसे माना जाता है? तो दोस्तों इतिहास का पिता हम लोग सभी जानते हैं कि इतिहास का पिता उस जमाने में जो सबसे पहले जो इतिहास को लिखना शुरू किया था वो था हेरोडोटस। क्या था? हेरोडोटस। तो इतिहास का पिता किसको याद रखेंगे? हेरोडोटस को। अब 13 नंबर क्वेश्चन कहता है कि हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है? हड़प्पा किस नदी के तट पर है? तो उस समय में जितने भी सभ्यता विकसित हुई थी, ठीक है, उस समय जितने भी सभ्यता विकसित हुई थी वह किसी न किसी नदी के किनारे था। अब नदी के किनारे विकसित होने का कारण है तो हम लोग इसके बारे में जब हम YouTube पर लेक्चर देंगे जीके के बारे में तो उसमें आप लोग अच्छे से डिटेल जानिएगा कि सिंधु मतलब कोई भी सभ्यता हो नदी के कारण क्यों विकसित होती है। ठीक है, तो हड़प्पा जो है किस नदी किनारे है? तो हड़प्पा जो विकसित हुई थी वो रावी नदी के तट पर विकसित हुई थी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 14 कहता है कि हड़प्पा की खुदाई किया गया था, यानी हड़प्पा की खुदाई किसके द्वारा किया गया था? हड़प्पा की खुदाई किसके द्वारा किया गया था? तो हड़प्पा की खुदाई किया गया था दयाराम साहनी नाम के एक व्यक्ति थे जो 1921 में सबसे पहले हड़प्पा के बारे में उन्होंने बताया और हड़प्पा की खुदाई की। तो ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि हड़प्पा सभ्यता को सिंधु सभ्यता का नाम किसने दिया? यानी हड़प्पा सभ्यता को ही सिंधु सभ्यता किसने कहा? नाम देने का मतलब क्या होता है कि हड़प्पा सभ्यता को सिंधु सभ्यता किसने कहा? तो ये नाम दिया, तो ये था वो व्यक्ति का नाम क्या था? जॉन मार्शल, जिन्होंने क्या किए थे? हड़प्पा सभ्यता को सिंधु सभ्यता का नाम दिए। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हड़प्पा का दो बार सर्वेक्षण किसने किया? सर्वेक्षण का मतलब समझते होंगे कि निरीक्षण करना, यानी उसका जो है ना फिर से देखना कि उसमें क्या हुआ नहीं हुआ। तो हड़प्पा का 2 बार सर्वेक्षण करने वाले व्यक्ति थे जनरल कनिंघम। कौन थे? जनरल कनिंघम हड़प्पा का ये 2 बार निरीक्षण किए। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर अगला कहता है कि हड़प्पा की सर्वप्रथम खोज की थी, यानी हड़प्पा के सबसे पहले खोजा कौन था? और हड़प्पा का सबसे पहले जो खोज किया था वो व्यक्ति का नाम था चार्ल्स मैसन, जिन्होंने क्या किया था? 1826 में इसकी खोज की थी। कब की थी? 1826 में। उसके बाद इन्होंने क्या किया? हड़प्पा की खोज किए थे और दयाराम साहनी के द्वारा ये क्या किया गया था? इसकी खुदाई की गई थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिमी स्थल क्या था? तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि हम लोग ऐसे जानते हैं कि मोटा मोटी जो दिशा होता है, ठीक है ना, कहीं भी आप रहिए तो वहां से आपसे पूछा जाएगा कि दिशा कितने प्रकार के? तो हम लोग कहते हैं एक उत्तर होता है, दक्षिण होता है, एक पूर्व होता है, एक पश्चिम होता है। दिशाएं इससे अधिक है, लेकिन मुख्य रूप से हम लोग क्या कहते हैं? उत्तर, पश्चिम, दक्षिण कहते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिमी स्थल क्या थे? तो सिंधु सभ्यता के सबसे पश्चिमी स्थल जो था, कौन था सबसे पश्चिमी? वो था सुत्कान-गेडोर, जो कि अभी वर्तमान में बलूचिस्तान में है, जो दशमिक नदी के किनारे अवस्थित है। ठीक है, तो कभी कभी यहां से एग्जाम में पूछा जाता है कि सबसे पश्चिमी स्थल क्या है, और नहीं तो पश्चिमी स्थल जो है वो किस नदी के किनारे है या कहां अवस्थित है। हम लोग को ये तीनों बात क्या है याद रखनी होगी, जिससे क्या होगा एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अब इसके बाद पूछा जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है 19 नंबर में कहता है कि सिंधु सभ्यता के सबसे पूर्वी स्थल, जो कि कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, कौन था? तो सबसे जो पूर्वी स्थल है वो है आलमगीरपुर, जो उत्तर प्रदेश के जिला मेरठ में है, और ये जो है हिंडन नदी के किनारे अवस्थित है। ठीक है, किस नदी के किनारे? हिंडन नदी के। यदि दोस्तों आपसे पूछा जाएगा कि सिंधु सभ्यता के सबसे पूर्वी स्थल, ठीक है, आलमगीरपुर
किस नदी के किनारे अवस्थित है, तो क्या कहिएगा, नदी जब पूछेगा तो हिंडन नदी। आप पूछेगा कि सबसे पूर्वी स्थल जो आलमगीरपुर है वह किस राज्य में है, तभी आप क्या कहिएगा उत्तर प्रदेश में है। ठीक है ना। इससे भी अगर ज्यादा डीप क्वेश्चन पूछेगा तो पूछेगा सबसे पूर्वी स्थल जो आलमगीरपुर है वो उत्तर प्रदेश के किस जिला में है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, मेरठ जिला में है। अब इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक उत्तरी स्थल कौन सा है, उत्तरी नहीं, तो सबसे उत्तरी स्थल जो है वो है, सबसे उत्तरी स्थल ये है मांदा। ये मांदा जो है जम्मू कश्मीर के अंखुर में है और ये चिनाब नदी के किनारे है। तो उसी तरह अगर इससे क्वेश्चन बनते हैं, पूछते हैं कि सबसे उत्तरी स्थल क्या है, तो मेरा राइट आंसर क्या होगा, मांदा। और यहां से अगर पूछेगा कि यह कहां अवस्थित है तो क्या कहेंगे, जम्मू कश्मीर। और जब पूछेगा कि यह किस नदी के किनारे है तब क्या आंसर हो जाएगा, चिनाब नदी। यहां तक आप लोग का कोई डाउट नहीं। आप लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता की सबसे दक्षिणी स्थल कौन है। ठीक है, सिंधु सभ्यता की सर्वाधिक दक्षिणी स्थल कौन है, तो याद रखना है 10 से दक्षिणी और 10 से दायमाबाद। ठीक है ना। तो सिंधु सभ्यता की सबसे जो दक्षिणी स्थल होगा वो क्या होगा, दायमाबाद। ठीक है। अब यहां से क्वेश्चन पूछता है कि सिंधु सभ्यता के सबसे दक्षिणी स्थल, ठीक है, कहां है, किस राज्य में है, तो राज्य में पूछेगा तो हो जाएगा महाराष्ट्र। किस जिला में है, तो अहमदनगर में। नदी का नाम पूछेगा तो क्या हो जाएगा, गोदावरी नदी। ठीक है, क्या हो जाएगा, गोदावरी नदी। किस नदी किनारे है, तो गोदावरी नदी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 22 कहता है सिंधु सभ्यता का कुल क्षेत्रफल कितना है। सिंधु सभ्यता का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो हम लोग देखेंगे सिंधु सभ्यता का कुल क्षेत्रफल है 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। कितना है, सिंधु सभ्यता का कुल क्षेत्रफल कितना है, 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। अब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 कहता है सिंधु सभ्यता के समुच्चय क्षेत्रफल का आकार कैसा था। आकार का मतलब होता है किस आकृति का वो था, नहीं जैसे आकृति होता है त्रिभुजाकार होता है, वर्गाकार होता है, नहीं पेंटागन होता है, पंचभुजाकार होता है। तो सिंधु सभ्यता की जो आकृति थी, ठीक है ना, जैसे भारत की जो आकृति है वो चतुर्भुजाकार का है, तो सिंधु सभ्यता की जो आकृति उस समय में जो खोजा गया, तो इसका जो क्षेत्रफल था, इसका जो आकार था वो कैसा था, त्रिभुजाकार था। कैसा था, त्रिभुजाकार था। तो याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 24 नंबर, हड़प्पा को का उपनिवेश कहा, यानी हड़प्पा को मेसोपोटामिया का उपनिवेश किसने कहा था। नहीं, हड़प्पा को मेसोपोटामिया का उपनिवेश किसने किया था, तो उस व्यक्ति का नाम बताना है, तो वो था व्हीलर, जिन्होंने हड़प्पा को मेसोपोटामिया का उपनिवेश कहा था उस समय में। ठीक है ना। हड़प्पा को मेसोपोटामिया का उपनिवेश किसने कहा था, मेसोपोटामिया का उपनिवेश, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, व्हीलर। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, यह है कि नवपाषाण शब्द का सबसे पहले प्रयोग करने वाला व्यक्ति का नाम बताइए। नवपाषाण यानी नवपाषाण शब्द का प्रयोग करने वाले पहले व्यक्ति का नाम बताइए, तो व्यक्ति का नाम था जॉन लुबाक। क्या नाम था, जॉन लुबाक। इन्होंने नवपाषाण शब्द को सबसे पहले गढ़ा। ठीक है ना। इन्होंने क्या किया, नवपाषाण शब्द को सबसे पहले गढ़ा। उनका नाम क्या था, जॉन लुबाक। ठीक है, क्या था, जॉन लुबाक था। तो इस तरह से आपको 25 क्वेश्चन का हर टॉपिक से पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके आप लोगों को क्या मिलेगा, क्वेश्चन मिलते जाएगा। ठीक है, 25 करके क्वेश्चन क्या रहेगा, आपको मिलते जाएगा और पार्ट बाय पार्ट करके मिलेगा। ये 1 लाइनर क्वेश्चन है। इसके बाद जब हम YouTube पर आपको हर टॉपिक का लेक्चर देंगे तो वहां से आपको ऑप्शन वाला क्वेश्चन मिलेगा पूरा कवरेज करके। उसको पढ़ने के बाद आपको एक भी क्वेश्चन जीके का, चाहे आप बीपीएससी का एग्जाम दीजिए या यूपीएससी का एग्जाम दीजिए, ठीक है, किसी चीज का एग्जाम दीजिएगा तो आपको वहां से क्या होगा, क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, क्वेश्चन छूट नहीं सकता। तो ये YouTube पर जब हम पढ़ाना शुरू करेंगे लेक्चर के साथ, ठीक है, तो वहां से आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ये 1 लाइनर क्वेश्चन आपको डेली 25 हर टॉपिक से जिस टॉपिक के बारे में हमने चर्चा किया, ठीक है,
इस सारे टॉपिक से आपको क्या हो गए 25-25 क्वेश्चन सब मिलते जाएंगे और आपको उसको क्या करना है, एक बार देखना है। और याद रखिए अब एग्जाम जो एसएससी जीडी के आने वाला है या जीके का जो भी एग्जाम होगा, इससे आपको ज्यादा क्वेश्चन पूछेगा ना। इसमें पूरा क्या है, ये पूरा इसमें क्या है कवर किया गया है, ये सारे ऑनलाइनर है। इसके बाद आप लोग को वीकली जो है प्रैक्टिस सेट मिलेगा। क्या मिलेगा, वीकली प्रैक्टिस सेट मिलेगा। उसमें भी क्या टॉपिक वाइज से मिलेगा, टॉपिक वाइज। यहाँ पे लिखा हुआ है वीकली प्रैक्टिस सेट टॉपिक वाइज। जैसे कि हम पढ़ेंगे प्राचीन भारत तो उससे टॉपिक वाइज मिलेगा। उससे जितना भी क्वेश्चन बनता है वो प्रीवियस क्वेश्चन है, वो सारे क्वेश्चन उसमें आप लोग का इन्वॉल्व रहेगा। आज के लिए इतना ही। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों में अवश्य शेयर कीजिएगा, जिससे क्या होगा आपके दोस्तों को भी मदद मिलेगा। इस समय में आप लोग घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, ठीक है ना। और पढ़ाई को हमेशा कंटिन्यू कीजिए, ठीक है ना। एक बार पढ़ाई से लिंक टूटने के बाद उस लिंक पे आने में बहुत समय लग जाता है और हम लोग उस तरह से पीछे छूट जाते हैं।